एक चीज़ लोग मेरे से अक्सर पूछते हैं कि मैम अब तो अटैक को बहुत समय हो गया, क्या अब हम थोड़ी अल्कोहल ले सकते हैं? बट मेरे को ऐसा लगता है कि या फिर हर डॉक्टर आपको यही बोलेगा कि पैंक्रियाटिस के अगर आप पेशेंट हैं तो आपको अल्कोहल का कंजम्पशन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो डायरेक्टली आपके पैंक्रियाज की फंक्शनैलिटी के साथ इंटरफेयर करता है। पैंक्रियाज में कई तरह का स्ट्रेस क्रिएट करता है, जिसको हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी समझते हैं, जो कि इवेंचुअली आपके इन्फ्लेमेशन को ट्रिगर करता है। एंड फर्दर जो आपकी रिकवरी हो रही होती है या फिर जो उसमें इन्फ्लेमेशन को हम रिकवर करने की कोशिश कर रहे होते हैं थ्रू रेस्ट, थ्रू डाइट, थ्रू मेडिसिन, एवरीथिंग एल्स, वो भी सारी मेहनत आपकी वेस्ट चली जाती है। तो पैंक्रेटाइटिस के पेशेंट्स को ड्यूरिंग रिकवरी और इवन आफ्टर अटैक्स अल्कोहल बिल्कुल नहीं कंज्यूम करना चाहिए। अगर आप पैंक्रेटाइटिस के पेशेंट हैं या फिर कोई भी पेट से संबंधित बीमारी के मरीज हैं तो एक चीज आपको जरूर फॉलो करनी चाहिए कि आपको अपना डिनर टाइम पे करना चाहिए, यानी सोने से 2.5 से 3 घंटे पहले। तो जस्ट लाइक एनी अदर डिसऑर्डर इन पैंक्रेटाइटिस आल्सो मेंटेनिंग योर स्ट्रेस लेवल्स आर very crucial because this disease has a bad prognosis in many cases. नमस्कार, मेरा नाम वैद्यशिखा प्रकाश है और मैं पड़ाव स्पेशलिटी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट सेंटर की मुख्य संचालिका हूँ। और आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं बेसिकली आपको ये बताना चाहती हूँ कि पैंक्रेटाइटिस की असली रिकवरी होती कैसे है और रिकवरी के दौरान हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है और ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनको हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जैसे कि खासकर अल्कोहल का कंजम्पशन नहीं करना चाहिए, अ, मतलब इलाज को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। इन सब चीज़ों का हमें कब तक ध्यान देना है, क्या करना है, इसके बारे में हम इस वीडियो में थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहेंगे। तो पैंक्रेटाइटिस की जो बीमारी पहली बार जब शुरू होती है, इसको हम एक पैंक्रेटिक अटैक की तरह समझते हैं। जब पेशेंट को बहुत दर्द होता है या बाकी जो भी एसोसिएटेड सिम्पटम्स होते हैं वो पेशेंट में देखने को मिलते हैं, तो उसको हम एक अटैक की तरह समझते हैं। एंड जब पेशेंट को अटैक आता है उस दौरान इसका जो ट्रीटमेंट होता है पेन किलर्स, एंटीबायोटिक्स, एनपीएम, इन सब चीज़ों के द्वारा किया जाता है। बट दैट इज़ बेसिकली पेन मैनेजमेंट, या फिर उस अटैक को हम कैसे मैनेज करते हैं उस वक्त के लिए। लेकिन जो आपकी टिश्यू इंजरी हो जाती है या फिर उसमें जो फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, यानी कि जो इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाती है पैंक्रियाज की, वो एक प्रोसेस है, वो धीरे धीरे करके अपने समय के साथ सेटल होती है और उसके लिए आपको लॉन्ग टर्म फॉलोअप, ट्रीटमेंट एंड केयर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि पैनक्रियाज एक बहुत ही मजबूत, एक बहुत ही रेजिलिएंट ऑर्गन होता है और ये तमाम तरीके के काम हमारे शरीर के लिए करता है। मतलब हमारा एक्सोक्राइन फंक्शंस हैं, एंडोक्राइन फंक्शंस हैं, और एक पैंक्रेटिस के अटैक के बाद अब ये ऑर्गन थोड़ा-सा पहले से कमज़ोर हो जाता है और कई बार अटैक आने के बाद तो ये और भी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है या छोटी-छोटी चीज़ों पे बार-बार इन्फ्लेम हो जाता है और अटैक्स में भी कन्वर्ट हो सकता है। एक चीज़ लोग मेरे से अक्सर पूछते हैं कि मैम अब तो मतलब अटैक को बहुत समय हो गया, क्या अब हम थोड़ी अल्कोहल ले सकते हैं? बट मेरे को ऐसा लगता है कि या फिर हर डॉक्टर आपको यही बोलेगा कि पैंक्रियाटिस के अगर आप पेशेंट हैं तो आपको अल्कोहल का कंजम्पशन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो डायरेक्टली आपके पैंक्रियाज की फंक्शनैलिटी के साथ इंटरफेयर करता है। आपके पैंक्रियाज में कई तरह का स्ट्रेस क्रिएट करता है, जिसको हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी समझते हैं, जो कि इवेंचुअली आपके इन्फ्लेमेशन को ट्रिगर करता है। एंड फर्दर जो आपकी रिकवरी हो रही होती है या फिर जो उसमें इन्फ्लेमेशन को हम रिकवर करने की कोशिश कर रहे होते हैं थ्रू रेस्ट, थ्रू डाइट, थ्रू मेडिसिन, एवरीथिंग एल्स, वो भी सारी मेहनत आपकी वेस्ट चली जाती है। तो पैंक्रेटाइटिस के पेशेंट्स को ड्यूरिंग रिकवरी और इवन आफ्टर अटैक्स अल्कोहल बिल्कुल नहीं कंज्यूम करना चाहिए। अल्कोहल के अलावा एक और चीज़ का जो बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट पैंक्रियाज की हेल्थ पे करता है वो है धूम्रपान, यानी कि स्मोकिंग। एंड स्मोकिंग इवन विदाउट अल्कोहल अपने में बहुत डेंजरस है। जैसे कि हमने पहले ही बात की है कि पैंक्रियाज में जो ब्लड सप्लाई है, अगर हम स्मोक करते हैं तो आपका ऑक्सीजनेशन पे बहुत हद तक इम्पैक्ट करती है। इवेंचुअली वो फाइब्रोसिस करेगी, स्कारिंग करेगी एंड क्रॉनिक पैंक्रेटिस के केसेस में मतलब वो प्रोग्रेशन का रेट बढ़ाती है। तो यदि आपको पैंक्रेटिस है और क्रॉनिक पैंक्रेटिस है तो आपको स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये फाइब्रोसिस का प्रोसेस या जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है उसको एक्सपेडाइट करती है। पैंक्रेटिस के ट्रीटमेंट में जिस तरीके का खाना खा रहे हो, कैसा खाना खा रहे हो, कहाँ खाना खा रहे हो, आई थिंक ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। और कई बार हम लोग ट्रैवल करते हैं या कोई फंक्शन है या कुछ कमिटमेंट होता है तो बाहर का खाना हम खाते हैं। कई बार मतलब नॉर्मली बाहर जाके खाते हैं। आई थिंक आपको बहुत केयरफुल होना चाहिए कि आप कैसा खाना खाएँ बाहर जाके, मतलब रोड साइड का खाना नहीं खाएँ जिससे कोई कंटामिनेशन हो सके। स्ट्रीट फूड खाने से बच सकते हैं। दूसरा, डीप फ्राइड फूड ना खाएँ। तो बेसिकली अगर आप माइंडफुल होके खाना खाएँ, मतलब बैलेंस मील की तरफ देखें, तो आप बाहर का खाना सोच समझ के खा सकते हैं मेरे हिसाब से। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप जो मन आए वो खाएँ, ओवर ईटिंग कर सकते हैं और सब स्टैंडर्ड फूड भी खा सकते हैं, आई थिंक वो आपके अटैक में डेफिनिटली कन्वर्ट हो सकता है। पैंक्रेटाइटिस के इलाज में जो एक सबसे इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट होता है वो आपका डाइट एंड न्यूट्रिशन होता है।
एंड डाइट की जब हम बात करते हैं वो केवल आपका क्वांटिटी या क्वालिटी ऑफ फूड नहीं होता, बल्कि आपका किस टाइम पे आप खाना खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, उस पे भी डिपेंड करता है। साथ में कितने गैप में आप खाना खा रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया कि हम पड़ाव में जो फॉलो करते हैं, हम लोग फोकस करते हैं कि हर पेशेंट को 3 बड़ी मील और बीच में 2 से 3 छोटे स्नैक्स हम दें। तो टेंटेटिवली 2.5 से 3 घंटे के गैप में हम आपको बोलते हैं कि आप कुछ खाएँ। इससे आप ओवर ईटिंग से बचते हैं और लॉन्ग गैप ऑफ ईटिंग भी अवॉइड करने से जो आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होती हैं, गैस्ट्राइटिस वगैरह है, एसिडिटी है, इन सब चीज़ों में आपको बहुत फ़र्क पड़ता है। एज़ अ टिप मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप पैंक्रियाटिस के पेशेंट हैं या फिर कोई भी पेट से संबंधित बीमारी के मरीज़ हैं, तो एक चीज़ आपको ज़रूर फ़ॉलो करनी चाहिए कि आपको अपना डिनर टाइम पे करना चाहिए, यानी सोने से 2.5 से 3 घंटे पहले आप अपना आखिरी मील ले लें। और इससे आप बहुत हद तक बहुत चीज़ों से बच सकते हैं। मतलब इट विल हेल्प यू विद योर ब्लोटिंग इश्यूज़, इट विल हेल्प यू विद योर गैस्ट्रिक इश्यूज़, जब आपको एसिडिटी होती है, रिफ्लक्स होता है या लेटते वक़्त थोड़ा हेवीनेस लगेगा, कॉन्स्टिपेशन, इन सब चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। अगर हम खाते ही तुरंत सो जाएँगे तो आपको दिक्कत होती है कि लगेगा खाना शायद हज़म नहीं हो रहा है। कुछ कुछ लोग कहते हैं, ऐसा लगता है कि कुछ यहाँ पे हेवीनेस है पेट के बीच में। और जब हम इनमें छोटी-छोटी इंटरवेंशंस करते हैं खाने-पीने के टाइम में, क्वांटिटी में, तो पेशेंट सिग्निफिकेंटली इम्प्रूवमेंट देखते हैं अपने सिम्पटम्स में एंड देयरफॉर दे फील बेटर ऑल्सो। सो डेफिनेटली फॉर अ पैंक्रियाटिस पेशेंट मैं रिकमेंड करूँगी कि रात का खाना कम से कम सोने से 2.5 से 3 घंटे पहले खा लें आप। कई बार मैं देखती हूँ पड़ाव में ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो कि क्रॉनिक स्मोकर्स होते हैं और बहुत कोशिश करने के बाद वो कहते हैं मैम 1 सिगरेट तो हमें पीनी पड़ेगी क्योंकि ये कई सालों की आदत है। तो क्या 1 सिगरेट भी हमारे लिए हानिकारक होती है? तो पहली चीज़ तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि स्मोकिंग इज़ वेरी बैड फॉर योर हेल्थ एंड यू शुड नॉट डू इट। और जहाँ तक रही कि 1 सिगरेट या 2 सिगरेट की बात, अगर आपको पैंक्रियाटिस है तो सिगरेट पीना आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। पहली बात, क्योंकि जब हम स्मोक करते हैं तो उससे निकोटीन रिलीज़ होता है जो कि आपकी ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगा, जिस वजह से जो आपका ब्लड फ्लो है उसमें अवरोध आएगा और आपके ब्लड सप्लाई जब प्रॉपर पैंक्रियाज को नहीं मिलती है तो वहाँ पे फिर अटैक भी ट्रिगर हो सकता है, स्कारिंग बढ़ सकती है, फाइब्रोसिस बढ़ सकती है और बीमारी का फर्दर प्रोग्रेशन हो सकता है। तो स्मोकिंग इज़ रियली इंजूरियस फॉर योर हेल्थ, यू शुड नॉट स्मोक। 1 और 2 और 3, एनी नंबर ऑफ दैट इज़ वेरी डेंजरस फॉर यू। पैंक्रेटाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो कि कई बार आपको फिज़िकली बहुत हद तक डिसेबल कर देता है, क्योंकि इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है, एनर्जी नहीं होती है, बहुत फटीग हो जाता है, मसल लॉस हो जाता है। एंड कई बार पेशेंट्स की क्वेरीज भी होती है कि मैम मैं वर्कआउट कब कर सकता हूँ, जिम कर सकता हूँ, वेट्स उठा सकता हूँ, रनिंग कर सकता हूँ या कोई ट्रैक कर सकता हूँ। तो लोगों के अंदर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं। एंड मैं यही बोलना चाहूँगी कि पहले हमेशा फोकस करना चाहिए अपनी रिकवरी पे। यार देयर इज़ अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ लॉन्ग टर्म रिमिशन, कि आपको कोई रिकरेंस नहीं हो रहा है बार बार। एक बार हमें लगता है कि आपकी बीमारी स्टेबल हो गई है, कोई फ्लेयर अप नहीं हो रहा है, आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी है, आपके सब ब्लड पैरामीटर्स, आपके रेडियोलॉजिकल रिपोर्ट सब स्टेबल हैं। उसके बाद आई थिंक धीरे धीरे करके आपको हमेशा अपना स्टैमिना बिल्डअप करना चाहिए, मे बी टू स्टार्ट विद वॉक इनिशियली, देन कुछ बॉडी वेट एक्सरसाइज वगैरह, लेकिन ये सब आपको अपने सुपरविजन में। एंड मेरे जितने पेशेंट में टच में रहते हैं हमेशा, तो आई कीप गाइडिंग देम कि आप कब क्या कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, क्योंकि अति व्यायाम भी बीमारी को बढ़ाता है। एंड पैंक्रियाटिस अगर आपको बार बार ट्रिगर हो रहा है या बार बार पेन आ रहा है और आपकी कोई प्रोग्रेसिव कंडीशन है, साथ में कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, तो आपके केस के लिए फ़िलहाल आपको किसी भी तरीके का श्रम नहीं करना चाहिए, कोई भारी वज़न नहीं उठाना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। कुछ भी एक्सरसाइज फ़िलहाल ना करें, क्योंकि एक्सरसाइज है या कोई भी फिज़िकल स्ट्रेस इस चीज़ को बढ़ा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे कुछ पेशेंट्स हैं आज जिनको कई साल हो गए ट्रीटमेंट के, मतलब ख़त्म हुए हुए, एंड दे आर लिविंग अ वेरी healthy life, a very fit life. They are into fitness, they are lifting weights, they are running marathons, they are doing skydiving. I think वो भी एक प्रोसेस है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आज लाज बंद हुआ और अगले साल उन्होंने ऐसा कर लिया, बट आई थिंक ओवर द टाइम दे हैव बिल्ड देयर एंड्योरेंस, दे हैव वर्कड ऑन देयर हेल्थ, दे हैव वर्कड ऑन देयर मसल्स, एवरीथिंग, एंड इवेंचुअली उसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह आपको जो फ़ायदा मिलता है, उसके बाद जाकर आप इन सब चीज़ों को अचीव कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। जब मैं फ़िटनेस की बात करती हूँ, पैंक्रियाटिस की बात करती हूँ एंड कैसे कुछ लोग अपने हेल्थ पे इतना काम करते हैं, तो आई थिंक जो मेरे लिए एक बेंचमार्क केस आउट ऑफ मैनी वुड बी निशांत्स केस। निशांत ने अपनी स्टोरी भी शेयर की हुई है एंड टुडे ही इज़ इनटू फिटनेस, ही वर्क्स आउट एवरी डे एंड देन ही इज़ फोकसिंग टू लिव अ वेरी हेल्दी, अ वेरी फिट लाइफ। एंड आप उसकी वीडियो देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि कैसे उसने इन टाइम धीरे धीरे करके उसको बिल्ड किया।
तो व्हेनेवर यू आर क्यूरियस या आपको लगता है कि आप इस चीज़ को कर ही नहीं सकते हैं, कि बीमारी से लिमिटेशन है, बट आई थिंक इन टाइम, एवरीथिंग इन टाइम, बट डू नॉट रश, मतलब धीरे-धीरे करके उस चीज़ को भी अचीव किया जा सकता है। यूजुअली मैं देखती हूँ कि पैंक्रेटिस के मरीज़ों में लाइक पहला अटैक तो यूजुअली वो प्रोसेस ही नहीं कर पाते कि व्हाई दिस हैपन, या फिर ये क्या बीमारी है, तो और कई बार लगता है कि शायद किसी और बीमारी की तरह ये ठीक भी हो जाएगी। बट लेकिन जब ये बार-बार होने लगती है या फिर कभी पहला ही अटैक बहुत लंबा अगर खिंचता है, तो पेशेंट को कई तरीके का स्ट्रेस होने लग जाता है, एंड आई थिंक इट टेक्स ओवर देयर मेंटल हेल्थ बिग टाइम। एंड जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं तो बॉडी एक तरीके से आपके जितने स्ट्रेस हार्मोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, विच इज़ विच मेक्स योर सिस्टम वेरी अलर्ट एंड रिएक्टिव ऑल्सो। एंड इसलिए जब भी हल्का सा ही पेन होता है, क्योंकि बॉडी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है, सो मोर देन योर फिजिकल पेन समटाइम्स योर नर्वस सिस्टम, बिकॉज इट इज़ वेरी अलर्ट, वो उसको और मतलब उसको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि उसकी थ्रेशोल्ड बहुत कम हो जाती है, तो स्ट्रेस का इसमें बहुत ज़्यादा रोल होता है। एंड इसीलिए पेशेंट को बैक टू बैक हम काउंसल भी करते हैं या उनको इंसिस्ट करते हैं कि आप सोएं, रेस्ट करें, क्योंकि जितना आप रिलैक्स करेंगे आपकी बॉडी उतनी ज़्यादा जल्दी हील करेगी, क्योंकि स्ट्रेस से बीमारी बढ़ती ही है। तो जस्ट लाइक एनी अदर डिसऑर्डर इन पैंक्रेटिस ऑल्सो मेंटेनिंग योर स्ट्रेस लेवल्स आर वेरी वेरी क्रूशियल। तो कई बार ऐसा होता है, मैं पेशेंट्स को भी जब देखती हूँ तो उनको पेन से ज़्यादा इस बात का स्ट्रेस हो रहा होता है कि ये दोबारा तो नहीं होगा या कैसे ठीक होगा। अभी मैम 10 में से पेन जो उसका वैस एनालिसिस है, हम जो उसका विजुअल एनालिटिक स्केल से उसका पूछते हैं कि कितना आपका पेन है, कहते हैं मैम 1-2 है, लेकिन मुझे अब लग रहा है ये सीधा बढ़ेगा। सो पीपल आर वेरी स्कैर्ड ऑफ इट। So I think it's very important to keep managing your stress. Do things that will help you in managing stress. For some people, it is maybe doing some breath work. For some people, it is talking to a dear friend, or maybe just deviating your mind from this disease. कई बार तो मैं मरीजों को ये भी बोलती हूँ कि बहुत ज़्यादा इस बीमारी के बारे में ना पढ़ो, क्योंकि आप बहुत डरते हो या ओवर थिंक करते हो, बिकॉज लीव इट टू योर डॉक्टर्स एट टाइम्स, बिकॉज दिस डिजीज़ हैज़ अ बैड प्रोग्नोसिस इन मैनी केसेस, बट मेजरली अगर इसका ढंग से इलाज किया जाए ये कंट्रोल हो जाती है। और इसके लिए डिसिप्लिन और केयर और अवेयरनेस, ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पड़ाव में ट्रीटमेंट के 3 मेन पिलर हैं, दैट इज़ योर डाइट, लाइफस्टाइल, मेडिसिन। डाइट इज़ योर आहार, लाइफस्टाइल इज़ योर विहार, एंड तीसरा औषधि, जो दवाइयाँ हैं आपकी, एंड जो आपका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आपके लिए डिफाइंड है। जब हम आहार की बात करते हैं तो आहार के लिए हम बात करेंगे कि किस समय पे क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, क्यों खाना है। आई थिंक दैट इज़ द थिंग दैट वी एजुकेट आवर पेशेंट्स अबाउट। फिर हम विहार की बात करते हैं, किस समय उठना है, किस समय सोना है, कैसे आपको अपना दिन प्लान करना चाहिए, एंड सिमिलरली देन द मेडिसिन्स। इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहूँगी कि पड़ाव के पेशेंट की एक जनरल दिनचर्या क्या होती है, इसका जनरल लाइफस्टाइल क्या होता है, एंड सो दैट यू कैन गेट सम इंसाइट ऑन इट। तो कई बार जब लोग आते भी हैं पड़ाव में तो उनको लगता है मैम हमसे ये सब तो हो नहीं पाएगा, हमें तो रात को खाने की आदत है। बट आई थिंक जब तक आप ये चेंजेस नहीं लाएंगे अपने अंदर, ये डिसिप्लिन नहीं लाएंगे, तब तक कोई भी बीमारी आपकी कोई भी ठीक नहीं कर सकता, या फॉर दैट मैटर मैनेज भी नहीं कर सकता है। सो टू बिगिन विद, अगर हम आहार की बात करें यानी आपकी डाइट की बात करें, तो सबसे पहले मैं हमेशा शुरू करती हूँ एक दिन पहले के खाने से, कि रात का खाना आप हमेशा सोने से 2 से 3 घंटे पहले खाएं। तो पड़ाव में जो डिनर का टाइम होता है 7 टू 7:30 के बीच में होता है, बेस्ड ऑन विंटर टाइमिंग्स एंड समर टाइमिंग्स। देन लास्ट में कई बार किसी किसी को कोई इवनिंग स्नैक के लिए कोई कभी कुछ खीर या कुछ मुनक्के, जो भी उनके लिए एडवाइस है वो दिया जाता है। देन इन द मॉर्निंग वंस दे वेक अप, दे नीड टू स्टार्ट द डे विद 2 ग्लासेस ऑफ वाटर, मतलब गरम, ठंडा, ल्यूकवार्म, जैसा उनको इच्छा हो वैसा 2 ग्लास पानी पिए। उठने के 2 घंटे के अंदर उनका नाश्ता प्लान्ड होता है, विच इज़ अ बैलेंस्ड मील विच हैज़ एवरी कंपोनेंट ऑफ योर थाली। बेसिकली थाली का कॉन्सेप्ट पड़ाव में है, जिसमें ताज़ा पनीर होता है, छेना होता है, जो एग्स खाते हैं उनके लिए एग्स होता है, या फिर पोहा, उपमा, जो भी आपका जो ट्रेडिशनल इंडियन ब्रेकफास्ट है उसका एक पोर्शन होता है, साथ में सीजनल फ्रूट, एंड इस तरीके से वो डिज़ाइन किया गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट मील होती है लगभग आपकी मिड मॉर्निंग स्नैक जिसे हम बोलते हैं 10 से 11 बजे के बीच में, विच कुड अगेन चेंज एज पर सीजन। यूजुअली उसमें फ्रूट्स होते हैं, या फिर कोई मखाने होते हैं, या फिर कई बार कोई हाफ स्लाइस ऑफ सैंडविच होता है। इट कैन वेरी, मतलब रोज़ के लिए हम लोग कुछ अलग चीज़ें प्लान करते हैं। अगली मील फिर 1 बजे करीब आपका लंच होता है, जो अगेन एक थाली कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें दाल, चावल, सब्जी, रायता, और या तो रोटी या चावल, दोनों में से एक चीज़ होती है, एंड अगेन इट इज़ अ बैलेंस्ड मील।
एंड हर चीज़ हमारी फ्रेश बनती है, सीज़न के हिसाब से बनती है। वी इंश्योर कि हर चीज़ आपके लोकल फार्म से आए, हमारे अपने फार्म से आए, ताकि आपको शुद्ध और न्यूट्रिशियस खाना मिले। एंड देन 4 बजे करीब एक स्नैक होता है, जिसमें अगेन कोई स्नैक है, कई बार बॉइल्ड स्वीट पोटैटो होता है, कभी कुछ लोगों को थोड़ा-सा खाने का मन होता है, तो कुछ टेस्टी, कभी हम गोलगप्पे भी बनवाते हैं। बट अगेन उन सब की रेसिपीज़ उस तरीके की हैं जो कि बाज़ार में नहीं मिलती हैं। इट्स बेसिकली एवरीथिंग इज़ होममेड एंड क्यूरेटेड फॉर द पेशेंट्स, सो दैट दे आल्सो डोंट फील कि भई हम ये तो खा ही नहीं सकते। कई बार दही भल्ला भी होता है, कई बार मखाने होंगे, कई बार चने मुरमुरे होंगे। मतलब देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ थिंग दैट वी मेक एट पड़ाव। एंड फिर रात का खाना अगेन 7 बजे करीब, जैसे मैंने बताया, सो अगेन सीजनल वेजिटेबल समथिंग, लाइक पनीर की सब्जी और समथिंग। सो इट इज़ अ वेरी स्ट्रक्चर्ड प्लान दैट इज़ मेड फॉर द पीपल, एंड आई थिंक वो 21 डेज़ के अंदर क्या होता है कि एक हैबिट बन जाती है। 8 बजते बजते सुबह उठने का अरे भूख लगने लग गई है, तो कितने लोग आते हैं इनको ब्रेकफास्ट करने की आदत ही नहीं होती। मैम सुबह उठ के तुम ब्रेकफास्ट कर ही नहीं सकते। कितने लोग ऐसे होते हैं कि मैम सुबह उठ के पानी पानी तुम पीते ही नहीं है। तो आई थिंक 21 दिन करते करते एक हैबिट फॉर्मिंग रिचुअल बनता है, लोगों को टाइम पे भूख लगनी शुरू होती है, उनके जो बाल मूवमेंट होते हैं वो बेटर होते हैं। तो हमारे पास एडमिशन का जो फ़ायदा हमने देखा है, बेसिकली टू गेट पीपल अलाइन्ड टू देयर रूटीन्स। एंड आज के समय में इंसान के पास सब कुछ करने का समय है, बट अपने शरीर के लिए एक समय निकाल के रूटीन फॉलो करना या खाने को प्लान करना, जो कि बहुत ज़रूरी है, उस पे हम फोकस भी नहीं करते हैं। अब जो दूसरा कंपोनेंट है विहार का, उसी की हम बात करें कि लाइफ़स्टाइल, which is where the role of your sleep, your food timings, your movement, everything comes into play. देन थर्ड है आपकी मेडिसिन्स। मेडिसिन आपकी मोर और लेस एक स्टैंडर्डाइज ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है। उसके तहत आपके लिए वो प्लान की जाती है, एंड उसको 21 दिन के अंदर आपके लिए स्ट्रक्चर किया जाता है बेस्ड ऑन योर इम्प्रूवमेंट, ऑन योर सिम्टम्स, एंड बाकी जो भी आपके ब्लड पैरामीटर्स है उसके हिसाब से उसको हम चेंज करते हैं। तो 21 दिन में लगभग हम 42 टाइम्स आपका फॉलोअप करेंगे, सुबह शाम देखते हैं कि कैसे कैसे आप इम्प्रूव कर रहे हैं, आपको क्या चीज़ हजम हो रही है, क्या नहीं हो रही है। तो इसके हिसाब से इसको प्लान किया जाता है। तो आई थिंक इस सारी ट्रेनिंग के साथ, जो 21 दिन की आई ट्रेनिंग के साथ पेशेंट पड़ाव से घर जाता है, एंड देन फिर वो फॉलोअप के थ्रू, मेल्स के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू हमारी टीम से टच में रहता है, एंड दैट इज़ हाउ द जर्नी बिगिंस। इस वीडियो के माध्यम से हमने समझा कि ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं या ऐसे कैसे कौन से रिचुअल्स हैं जो आपके मतलब पैंक्रेटाइटिस की हीलिंग के लिए बेटर हैं, फॉर दैट मैटर एनी इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मैं देखती हूँ कि जब इसको मरीज़ ढंग से करते हैं, आई थिंक अगर कोई नॉर्मली भी इंसान इस तरीके से जिएगा तो वो कई तरह की बीमारी से बचता है। तो अपार्ट फ्रॉम पैंक्रेटाइटिस व्हाट पीपल गेट बैक टू मी आफ्टर ईयर्स कि मैम इस साल तो मैं बीमार ही नहीं पड़ा, मतलब आई फील ओवरऑल वेरी हेल्दी। पहले मेरे को साल में 3 बार बुखार भी होता था, फ्रीक्वेंटली एंटीबायोटिक्स के कोर्सेज करने पड़ते थे। अब मुझे लगता है कि आई एम मच बेटर, फिटर, पहले से काफ़ी बेटर हो। अब कल ही एक मैसेज मेरे पास आया था, मैं पढ़ती हूँ, मेरे पेशेंट है हिम्मत, इधर गुजरात से, सूरत से, और उन्होंने लिखा कि जब मैं पड़ाव आया था मेरा 66.8 केजी वेट था, और जो कि हम मई की बात कर रहे हैं। एंड फिर जब मैं आया और मुझे मेरा वज़न ही नहीं बढ़ रहा था, एंड कल मैंने अपना जब वज़न देखा मेरा 78.9 केजी है। सो हिज कंसर्न वाज़ ऑलवेज़ वेट लॉस, ही इज़ अ केस ऑफ क्रॉनिक कैल्सिक पैंक्रेatitis एंड also with diabetes, and it was uncontrolled diabetes in his case. But it is the power of routine and your regular follow-ups that in time, without any enzyme supplementation, anything, he has been able to regain his weight, his confidence, feeling better. But I think it only depends on how well you are complying with it. I think there is no magic to it. The treatment is always about uh, how you are consuming your khana, your food, basically your lifestyle, and then the medicine. So collectively, all three things together will work for you and definitely make you feel better and healthier.